टेक्नोलॉजी के शॉर्ट्स को प्लस एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। साथ ही में हमने पूरे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। पूरे 2 साल की मैगज़ीन आपके पास है प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाइए और चेक कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको एमसीक्यू के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो जिस भी मंथ का मैगज़ीन बनाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज़ में डाले जाते हैं। तो प्लीज़ चेक, हर सेक्शन के डाला जाता है, तो आप उसको भी ज़रूर चेक कीजिए। पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहीं पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाइए। अब हम सीधा चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या होता है क्वांटम टेलीपोर्टेशन? तो अब हम देखते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्या है ऐसा, और रिसर्चर ने ऐसा क्या इसमें सक्सेसफुल ढूंढा है, क्वांटम की स्टडी से क्या मिला है, ओवर 30 किलोमीटर्स का फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, और ये इसे क्यों कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी रिसर्च की हुई है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, इसके अंदर ना ये ब्रेक थ्रू इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ना ये बहुत बड़ा आपका पोटेंशियल रख रहा है ये क्वांटम्स के लिए और क्लासिकल नेटवर्क्स के लिए। एक सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा ये क्रिएट करने वाला है, ठीक है। तो यानी कि बहुत बड़ा ये ना एक रिसर्च हुई है, लाइक आप समझ रहे हो। क्वांटम टेलीपोर्टेशन जो होता है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें ना आप ना क्या कर रहे हो, आप ना इंफॉर्मेशन को ना ट्रांसपोर्ट करते हो, क्वांटम इंफॉर्मेशन को। टेलीपोर्टेशन जो वर्ड है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज़ किया गया है बेसिकली। क्वांटम की इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफ़र 2 पॉइंट्स के बीच में यूजिंग इंटेंगल स्टेट्स एंड प्रिजर्विंग देयर आइडेंटिटीज़ अक्रॉस डिस्टेंसेस। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, क्वांटम टेलीपोर्टेशन ऐसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस या मेथड है जिसमें ना हम ना इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं 2 डिस्टेंट लोकेशंस में बिना ट्रैवल किए। ध्यान से समझना, स्पेस के अंदर, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है, 2 डिस्टेंट चीज़ें हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, क्या है, स्पेस के अंदर, ये बिना ट्रैवल के ही यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए तो समझना चाहिए कि एक क्वांटम टेलीपोर्टेशन हुआ है। और इंटेंगलमेंट में लिंक क्या होते हैं, 2 पार्टिकल्स लिंक होते हैं इस तरह से कि दैट चेंज टू 1 पार्टिकल इंस्टेंटली अफेक्ट द अदर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू है ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए, कि जहाँ पर 2 इंटेंगल्ड पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे, स्टेट ऑफ थर्ड पार्टिकल इज इंस्टेंटली टेलीपोर्टेड हो जाएगी। और क्वांटम टेलीपोर्टेशन जो है वो क्वांटम इंटरनेट के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। मल्टीपल इसमें प्रोसेसर्स होंगे, एडवांस कम्युनिकेशन, कंप्यूटेशन एंड सेंसिंग। तो ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा एक हमारे ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। साथ में यहाँ पर ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमारे क्वांटम इंटरनेट के लिए भी है। ये बहुत सारे बेनिफिट हमारी इंक्रिप्शन करने में भी बहुत ज़्यादा ना, अब फास्टर इंक्रिप्शन हुआ करेगा। कैसा इंक्रिप्शन होगा, अब फास्टर इंक्रिप्शन भी होगा। तो फास्टर इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, फास्टर इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो भी असिमेट्रिक एल्गोरिथम है या सिमेट्रिक एल्गोरिथम कुछ भी है ना, तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लाइक AES ये जैसे आपका है या जो भी है, इसमें आराम से हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत एडवांस मॉडल होएगा और इसमें ना बहुत ही सिक्योर तरीके से, बहुत फास्ट वे में आपका हाइब्रिड मोड में ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। और जनरली फास्टर होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन असिमेट्रिक से, क्योंकि इसमें कंप्यूटेशनल पावर कम लगती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एटॉमिक क्लॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि एटॉमिक क्लॉक क्या होती है। एटॉमिक क्लॉक बेसिकली गाइज अगर हम बात करें तो ये ना क्वांटम बेस्ड ही तरीका होता है। इसको ना यूनाइटेड किंगडम UK में डेवलप किया गया है, ठीक है। तो एटॉमिक क्लॉक्स फॉर 1 नेशन, और ये ध्यान जा रहा है कि ना 1 नेशन 1 टाइम को लेके, 1 नेशन 1 टाइम को लेकर ये ना UK में डेवलप करा गया है। एटॉमिक क्लॉक्स बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का टाइप ऑफ क्लॉक है जो सर्टेन रिसोनेंस फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ करते हैं एटम्स की, सीजियम है, रुबिडियम है, ताकि टू कीप टाइम विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी के साथ वो कर पाएँ। और ये क्लेम करा जा रहा है कि जो क्वांटम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक होगी विल लूज़ लेस देन 1 सेकेंड, ठीक है, ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स में एक सेकेंड लूज़ करती जाएगी। और साइंटिस्ट को
अनप्रेसिडेंटेड स्केल में टाइम मेजर करने का मौका मिल जाएगा। इसको बनाने का ये फ़ायदा है, या इसलिए इसको बनाया भी गया है, ताकि हमारा जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाए और हमारा एडवांस वेपन सिस्टम की एक्यूरेसी भी बढ़ जाए। तो भारत ये इसलिए डिप्लॉय कर रहा है, इसको लेकर आ रहा है ताकि हमारा हम भारत में भी ये किया जाएगा। और ये तो डेवलप यूके ने तो किया ही है, भारत में इसको इसलिए लेकर आया जा रहा है, ठीक है, ताकि ना हमारा टाइम कीपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, नेशनल डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अच्छी हो जाएं, इसलिए ये किया जा रहा है। एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी क्लॉक है जिसमें कि एक्सेप्शनल एक्यूरेसी है, वो स्पेसिफिक रिसोनेंस फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ करता है, ठीक है। और एटॉमिक क्लॉक का टाइप क्या है, सीजियम एटॉमिक बीम है, हाइड्रोजन मेजर है, ये सारा का सारा इसके अंदर यूज़ होता है। तो ध्यान में रखना, इससे फ़ायदे क्या क्या हैं वो हमने जान लिए। अब हम समझते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में, जिसमें ना हम बात करेंगे कि भारत में ना फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम ने टेली सर्जरीज परफॉर्म करी हैं। तो भारत में ना सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम आया है जिसका नाम है SSI मंत्रा। तो 2 वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरीज हैं, इनकी लेटेंसी जो है ना वो ओनली 40 मिली सेकेंड्स हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आए SS मंत्रा क्या है, तो सबसे पहले ये ज़रूर ध्यान में रखना कि ये ना हमारे ही देश में बनाया हुआ सबसे पहला सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है, जिसमें 2 वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी थी। हमारे देश का SS मंत्रा है, ठीक है। टेली सर्जरी का मतलब ये होता है कि आप रोबोट्स और कैमरास की मदद से सर्जन्स अलाउ करोगे, तो उसमें ऑपरेशंस करने में किसी भी लोकेशंस में विद अ हाई स्पीड डेटा कनेक्शन। तो SSI जो मंत्रा है ना, SSI मंत्रा, ये भारत का पहला इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है जो सर्जरीज रिमोटली परफॉर्म करेगा। तो ये बहुत 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 समझ लो आप, भारत के मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है ये टेली सर्जरीज के नाम पे, ठीक है। सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है, SSI इनोवेशन द्वारा बनाया गया है। इसको अप्रूव्ड कौन कर रहा है, तो इसको अप्रूव करेगा CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर आती है। पहला सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम भारत में अप्रूव हुआ था फॉर टेली सर्जरी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं टू इंटीग्रेट रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का देखें अगर, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ करा है कि टेक्नोलॉजी का रोल हेल्थ केयर डिलीवरी में बहुत अच्छा होता जा रहा है। और ना ड्राफ्ट करना नेशनल सर्जरी ऑन रोबोटिक्स, ये सब हम काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो रोबोट्स है ना वो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएं। और ना ये परफॉर्म करेगा रोबोटिक बीटिंग हार्ट, टोटली इंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास भी करेगा ये। और आप ये समझ लो, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कार्डियक सर्जिकल प्रोसीजर्स को भी बहुत आसान कर देगा, ठीक है। SSI मंत्रा में इतना ज़्यादा, मतलब समझो कि मेडिकल की दुनिया में ना आप समझ लो सर्जिकल आउटकम जिससे बहुत अच्छे होंगे, रिकवरी टाइम रिड्यूस होगा, फिजिकल ट्रॉमा कम होगा, इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रह जाएगा। तो जो भी एक्सेस होगा एक्सपर्ट सर्जिकल केयर आराम से करेंगे और पेशेंट का आउटकम इससे अच्छा हो जाएगा। अब हम देखते हैं अदर की एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर। सबसे बड़ा है सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग रोबोट्स के बारे में, यानी जो टेली प्रेजेंस सिस्टम है वो कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा ताकि हम मॉनिटर कर पाएँ पेशेंट के वाइटल्स को। रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स का मतलब होता है एडवांस रोबोटिक प्रोस्थेटिक, ताकि इससे मोबिलिटी फंक्शनैलिटी बढ़ जाए, ताकि रोबोटिक्स के लिम्स हैं, एक्सोस्केलेटन्स हैं, वो अच्छे हो जाएं। सैनिटेशन एंड डिसइंफेक्शन रोबोट्स की बात करें तो यूटिलाइज़ करना अल्ट्रावायलेट सी लाइट्स को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर्स को, ताकि क्लीनिंग आइडेंटिफाइड एरियाज़ में हमारी हो पाए। या मेडिकल रोबोट्स के लिए डिलीवर करना हो मेडिकेशन, कोई पेशेंट्स को मील देना हो, तो उसमें भी रोबोट्स का बहुत ज़्यादा योगदान होगा। आने वाले समय में बहुत कंट्रीब्यूशन है। एसोसिएटेड चैलेंजेस की बात करें अगर, तो इस सिस्टम को पूरा क्रिएट करने में ना इनिशियली बहुत ज़्यादा ना हाई कॉस्ट आएगी। स्किलिंग का गैप है, ठीक है, ट्रेनिंग का गैप बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। रोबोटिक सिस्टम्स को ऑपरेट करने में लाइक ये प्रॉब्लम रहेगा। एथिकल कंसर्न रहेंगे कि हु विल अकाउंटेबल फॉर पोटेंशियल एरर, कोई पेशेंट ट्रस्ट कर पाएगा इस सिस्टम को, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि इसमें कैसे क्या हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट है वो बात करेगा
फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन के बारे में रिसेंटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज़ करा फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन, जिसका एम है टू इस्टेब्लिश एक्सपोर्ट एंड सिक्योरिटी रेगुलेशन फॉर द ग्लोबल एआई मार्केट। इस फ्रेमवर्क में ना सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा रही हैं भारत में, ताकि ना हम ना जीपीयू को इम्पोर्ट कर पाएँ अनलेस द कंप्यूटिंग पावर इज़ होस्टेड इन सिक्योर इन्वायरमेंट्स। ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर एआई डिफ्यूजन क्या है, ये ना बेसिकली ना ये कोशिश कर रहा है कि एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी को कैसे स्प्रेड करना है, कैसे कंट्रोल करना है, डैट प्रमोट्स इस पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। 3 तरह की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफ्यूज़ करने में ग्लोबल एआई मार्केट में। सर्टन एलीज एंड पार्टनर्स एक्सेप्शंस हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में, कुछ आपके एडवांस चिपिंग का है, कुछ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन का है। तो यानी कि इस फ्रेमवर्क के अंदर सर्टन रिस्ट्रिक्शन भारत पर भी लगाई जाएंगी। जब भी ये इम्पोर्टेशन की बात आएगी ना कि ये इंपोर्ट करना है जीपीयू अनलेस द कंप्यूटिंग पावर, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जा रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने नैनोपोर टेक्नोलॉजी के बारे में कि नैनोपोर टेक्नोलॉजी क्या होती है। नैनोपोर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि साइंटिस्ट ने ना डेवलप करा नैनोपोर बेस्ड टूल, ताकि ना हम ना इलनेसेस को डायग्नोस कर सकें। ये इससे हमारे को मदद मिले, हम और ज़्यादा प्रिसीशन का इस्तेमाल करें, ताकि कभी कोई सिग्नल पकड़ना हो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, उसको हम समझ पाएँ। नैनोपोर टेक्नोलॉजी बेसिकली ना नैनो स्केल होल्स होते हैं जो ना बहुत ही थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में एम्बेड किए जाते हैं, ताकि ना पोटेंशियल चेंज को डिटेक्ट कर सकें। जब भी कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को चार्ज करा गया है स्मॉलर देन नैनोपोर पास थ्रू होल, तो नैनोपोर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ना पॉसिबल करेगी न्यूक्लिक एसिड्स को सीक्वेंस करने में। से डीएनए है, आरएनए है, ये डायरेक्टली बायोलॉजिकल सैंपल से लिया जाता है। इसके बाद पूरा पोटेंशियल एप्लीकेशन है कि कोई भी डिजीज़ मार्कर को डिटेक्ट करना हो, कोई नॉन इन्वेजिव अर्ली डायग्नोसिस करना हो कैंसर का, तो नैनोपोर टेक्नोलॉजी ना बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी मेथड है। कैसा मेथड है? बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी मेथड है, क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल्स जो पर्टिकुलरली डीएनए में, आरएनए में है, उसको एनालाइज करेगा। तो ध्यान रखना नैनोपोर टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले नैनोपोर को क्रिएट करेगी। क्रिएट कैसे करेगी? जो भी टाइनी पोर्स होंगे उसको मेम्ब्रेन से एम्बेड करेगा। सिलिकॉन है, ग्रेफीन से बना हुआ मटेरियल होगा। फिर मॉलिक्यूल का पैसेज तैयार किया जाता है, फिर सिग्नल दिए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन है, रियल टाइम में आप एनालाइज कर पाओगे, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर एप्लीकेशन इसकी ये है कि डीएनए सीक्वेंसिंग अच्छी हो जाएगी, लाइक इट अलाउस फॉर द रैपिड कॉस्ट इफेक्टिव सीक्वेंसिंग करेगा ये। फिर प्रोटीन एनालिसिस हो जाएगा, बायोमार्कर डिटेक्शन होएगा। इन्वायरमेंट एंड फूड सेफ्टी की टेस्टिंग के लिए भी नैनोपोर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी ऑसम, क्योंकि ये क्या करेगा, अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी ना कंटामिनेंट चेक करना हो फूड में, वाटर में, कुछ हेल्थ के लिए देखना हो, सेफ्टी के लिए चेक करना हो, तो नैनोपोर टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलिए अब हम समझते हैं नैनो बायो बबल टेक्नोलॉजी के बारे में, कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने ना ये लॉन्च करा है नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ताकि ना हम ना जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में सिचुएटेड है ना, उसके पानी को क्लीन एंड प्योरीफाई कर पाएँ। उसके लिए हमने ये टेक्नोलॉजी को बेसिकली हम लेकर आ रहे हैं। अभी है क्या नैनो बबल टेक्नोलॉजी? ये 70 to 120 नैनोमीटर साइज़ में है, 2500 टाइम्स ना स्मॉलर देन अ सिंगल ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नैनो बबल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सरफेस चार्ज है। सबसे बड़ी बात, कोलिसिंग से प्रिवेंट करना हो वो सबसे बचाएगा ये। इसमें ना इट इनेबल ऑल देम टू फिजिकली सेपरेट स्मॉल पार्टिकल्स को, ड्रॉपलेट लाइक एमल्सिफाइड फैट हैं, ऑयल्स हैं, ग्रीस है। हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होता है नैनो बबल्स का, जिसको कंबाइन किया जाता है ताकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, सर्फेसिस को करके कंबाइन करके इसको करा जाए। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो है ना वाटर प्योरीफिकेशन के लिए तो है ही, लाइक ना इसमें ना बेसिकली ना कटिंग एज मेथड्स को, यानी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाएगा। कटिंग एज मेथड यूज़ किया जाएगा, यानी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का, ताकि ना वाटर की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। ये बबल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड दैट दे आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई। ठीक है, ये भी एक बात है। तो अनलाइक रेगुलर बबल्स,
तो दैट राइज टू द सर्फेस एंड पॉप, तो नैनो बबल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए वो रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखना है कि नैनो बबल्स में ना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होता है, ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाए, और इम्प्योरिटीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है। किसी एल्गे को हटाना हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नैनो बबल्स जो होता है इससे ना आपका ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। ये चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना, इससे बहुत फ़ायदा ये होगा, केमिकल फ्री है, एनर्जी एफिशिएंट होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट बचेगी। तो आप समझ रहे हो, बहुत इसके फ़ायदे हैं नैनो बबल्स के। वर्किंग पे जाओगे तो मैंने आपको बताया है कि अनलाइक रेगुलर बबल्स, यहाँ पे ना जो सरफेस से राइज करेगा एंड पॉपअप होगा, तो नैनो बबल सस्पेंड हो जाएंगे इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे क्या होगा, पोल्यूटेंट और ब्रेक डाउन उनके होते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये अट्रैक्ट करेगा और ब्रेक डाउन करेगा पानी की इम्प्योरिटीज़ को। एल्गे, दे कैन रिमूव एल्गे, ऑर्गेनिक वेस्ट, इवन ऑयल ग्रीस को भी हटाने का काम करेगा। तो आप समझो कि एप्लीकेशन की बात करें नैनो बबल टेक्नोलॉजी में, तो वाटर प्योरीफिकेशन की बात है, यानी ऑक्सीजनेशन करना और इरिगेशन वाटर का, हेल्थ केयर, फूड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है इससे। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ना रिकॉन्स्टिट्यूट किया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में, ठीक है, बात करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है पहले बार, बिना, ये 1948 में आया था विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। लेटर ऑन इसको ना लाया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। मैंडेट प्लान के थ्रू बता रहा है कि टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द वेरियस मेजर्स इसमें लिए गए, ताकि ना एटॉमिक एनर्जी एक्सपेंड हो जाए इसका प्रोग्राम, और ना फॉर्मुलेट कर पाएँ पूरी पॉलिसीज़ को डीए की। अच्छा, तो ठीक है, इतना सा इसमें काम है, हमें पता चलना चाहिए कि एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने एटॉमिक एनर्जी के प्रोग्राम्स को, इसलिए लेकर आए हैं। मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें बात कर रहे हैं कि भारत ऐसा चौथा कंट्री बन गया है जिसने ना स्पेस डॉकिंग को अचीव करने की बात कर रहा है। स्पेस डॉकिंग का मतलब है दो फास्ट मूविंग सैटेलाइट जो स्पेस में उनको ज्वाइन कराना, और ये परफॉर्म किया जाता है दो स्मॉल स्पेस क्राफ्ट द्वारा। एक चीज़र है और एक टारगेट है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन कहते हैं। यूएस है, रशिया, चाइना है, ये तीन ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ना स्पेस डॉकिंग को परफॉर्म कर रही हैं। स्पेस डेक्स मिशन क्या होता है, इसका बैकग्राउंड समझ लो कि क्या क्या है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो स्पेसएक्स है ना, या 24 PSR ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपका पेलोड्स लॉन्च करा जाता है इसरो द्वारा। PSLV C60 ये श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर दिसंबर 2024 में किया गया था। स्पेस डेक जो है ना, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है इसरो द्वारा हुआ। मेन गोल यही है कि ना टेक्नोलॉजी जो भी डॉक में ज़रूरत पड़ेगी दो स्मॉल स्पेस क्राफ्ट आपका स्पेस में, उसको बढ़ाना, इसलिए इसको किया जा रहा है। इसका गोल भी यही है कि ना हम ना डेवलप करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें टेक्नोलॉजीज़ को फॉर रेंडेंजस एंड एटोनमस डॉकिंग के लिए, ताकि हम दो स्मॉल स्पेस क्राफ्ट को यूज़ कर पाएँ। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, ये ना सक्सेसफुल लॉन्च तो जनवरी 16 को हुआ। इसमें क्या होगा, जब आप डॉक करोगे तो मिशन को पूरा इवैल्यूएट किया जाएगा, मेंटेनिंग करना, उसमें कैसे टेस्ट पावर ट्रांसफ़र करना है। तो ना भारत ऐसा चौथा कंट्री बन चुका है जो ना ये अचीव कर रहा है। उससे पहले यूएस से रशिया, चाइना इस चीज़ को अचीव कर पाए हैं। तो स्पेस एक्ट मिशन जो है इंडिया के स्पेस एम्बिशंस को लेके ही है। इसमें ल्यूनर मिशन हो गया, सैम्पल रिटर्न गया ना, तो वो स्पेस एक्स का काम कर रहा है। तो स्पेस एक्स का मतलब ही ध्यान रखना, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ट्विन सैटेलाइट मिशंस होते हैं, इसको ध्यान में रखना है हमें। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं यूज़ ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक है फॉर ऑटोनॉमस कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद ना GNSS जो है, बेस्ड नॉवल रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशन प्रोपगेशन प्रोसेसर है। और इसके अलावा कुछ और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ हैं, डॉकिंग मैकेनिज्म है, सेंसर सूट हैं, ये सारे हैं। अब ना स्पेस जो मिशन है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है समझते हैं। देखो, ये ना भारत के स्पेस एम्बिशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सैम्पल रिटर्न फ्रॉम द मून, बिल्डिंग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये इसके लिए ज़रूरी है। सैटेलाइट सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस की बात की जाए तो डॉकिंग अलाउज फॉर सर्विसिंग, रिफ्यूलिंग सैटेलाइट्स के लिए। सपोर्ट करना किसी फ्यूचर स्पेस मिशंस को, उसके लिए ज़रूरी है। फ्यूचर एप्लीकेशंस में इन स्पेस रोबोटिक्स में,
नेचुरल रिसोर्स की मॉनिटरिंग में, कोई वेजिटेशन स्टडी करने के अंदर भी स्पेसएक्स मिशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट शॉट, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत ऐसा पहला फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को लॉन्च करा है जिसका नाम है फायरफ्लाई। ठीक है, इंडियन प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी पिक्सल ने इसको लॉन्च करा है और ये भारत का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। फर्स्ट 3 सैटेलाइट जो हैं वो आपके सक्सेसफुल लॉन्च हुए हैं अबोर्ड SpaceX ट्रांसपोर्टर 12 मिशन फ्रॉम वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया। और ये आपका हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है जिसमें कि 6 ऑफ द हाईएस्ट रेजोल्यूशंस को दिखाया जाता है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट क्या होता है? ये ना वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एनालाइज करता है। ये ना खाली प्राइमरी कलर्स को नहीं देखता है, ये पूरे पिक्सल से पूरी फिंगरप्रिंटिंग लेता है। ये इसमें और ज़्यादा चीज़ें आप अच्छे से देख पाओगे। जैसे किसी का इंडिविजुअल ट्री का हेल्थ डिटरमिन करना है ना, तो इससे बहुत अच्छे से आप देख पाओगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ को भी दिखाएगा। तो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन से फ़ायदा देखो बहुत सारे हैं। वेस्ट की सॉर्टिंग करना एग्रीकल्चर में, फूड क्वालिटी में, मिनरल का ऐसे एक्सप्लोरेशन हो। तो दे कम्युनिकेट विद आपका ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन एंड इंटरकनेक्ट करना हो कुछ। स्टारलिंक जो है इसलिए लाया गया, इसमें तो 2146 एक्टिव सेटेलाइट्स हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वगैरह या जितने भी हमारे ये सारे हैं ना, इनके एल्टीट्यूड देखो आप, इनके एल्टीट्यूड ज़रूर याद रखना कि जियो के कितना एल्टीट्यूड है और उसके बाद एमईओ का, एलईओ का कितना एल्टीट्यूड है, ये हमें मिल देगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आता है क्रॉप्स के एक्सपेरिमेंट को लेके। इसरो ने ना बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करा है एज अ काउ पी सीड्स अबॉर्ड PSLV C60 क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट को निकाला है। भारत का पहला बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है स्पेस में, पार्ट ऑफ क्रॉप्स में, यानी कि कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। ये एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है जिसको ना ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि वो कल्टिवेट एंड ना सस्टेन कर पाए प्लांट लाइफ इन माइक्रोग्रेविटी। उसके बाद इसको डेवलप करा गया है विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर में। तो करंट जो अकम्पलिशमेंट है नॉट ओनली डिमॉन्स्ट्रेट इसरो की कैपेबिलिटी, बल्कि ना ये ना एक बहुत अच्छा इंसाइट भी देता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन पे कैसे काम करना है। तो एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कोदाईकनाल सोलर पावर ऑब्जर्वेटरी पर। इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस हुई 125 थी। तो उसमें ना कोडन सोलर जो कोडन कनाल का सोलर ऑब्जर्वेटरी है उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करा गया है। करंटली ओन्ड है, ऑपरेटेड है। एस्ट्रोफिजिक्स 1899 के अंदर आई थी ये। तो तमिलनाडु के पलानी रेंज ऑफ हिल्स पे ये है और ना चूज़ किया गया था फॉर इट्स प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर के आसपास कितना है ये, और डस्ट फ्री हाई एल्टीट्यूड लोकेशन है। इसको सेटअप ऐसे करा गया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को ऑब्टेन कर पाएँ। जैसे मान लो कि सन का हीटअप पड़ रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, या हमें ना मॉनसून के पैटर्न को चेक करना है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि डेटा किस तरह का है। तो उससे इसी को कहते हैं कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे मिशन स्कॉट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ने ना कंग्रेचुलेट करा है दिगांतरा टीम को ताकि मिशन स्कॉट जो है उसको सक्सेसफुल हो पाए। और मिशन स्कॉट का मतलब है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो ना इसमें ना मैप्स को क्रिएट करा गया फॉर स्पेस बाय ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ना इसका बेनिफिट ये होगा कि इसमें ना आपका प्रिसाइज ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग वगैरह हो जाएगी, और आपकी इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में वैसे भी आप चाहते हो कि स्पेस में भी आपका एम्बिशंस गोल है वो फुलफिल हो जाएंगे, तो उसके लिए बनाया गया है। मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आके बात करेगा मिथाइल कोबालमिन के बारे में। क्या होती है समझते हैं। देखो ये ना FSSAI ने बहुत क्लैरिफाई करके गाइडलाइन दी है कि मेथाकोबालामिन को हेल्थ सप्लीमेंट्स में कहाँ कहाँ यूज़ करना है, मेडिकल पर्पस के लिए कहाँ यूज़ करना है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सर्टेन कंडीशंस में ही इसका यूज़ करना है। आपको पता ही होगा 2016 में इसका बैन किया गया था, फिर ये बैन 2021 में हटा भी था, लेकिन कुछ नोटिफिकेशंस के साथ आना था तो वो नोटिफाई कर दिया गया है। अभी याद रखना मिथाइल जो ये कोबालेमिन है ये एक एक्टिवेटेड फॉर्म है विटामिन B12 का, जिसमें ना बॉडीली फंक्शंस को रेगुलेट करना, सेल का मल्टीप्लिकेशन करना, ब्लड फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये बहुत यूज़ होता है। और विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। DNA को सिंथेसिस करना हो, RBC प्रोडक्शन हो, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के लिए इसको बहुत यूज़ किया जा रहा है। अदर फॉर्म्स ऑफ B12 जो है वो है साइनोकोबालामिन है या हाइड्रोक्सोकोबालामिन है। इनको इस तरह से यूज़ किया जा रहा है। याद रखना ये मिल्क के प्रोडक्ट हैं।
तो कोई भी मान लो डायबिटिक किसी को ना बहुत शुगर वगैरह का प्रॉब्लम है या न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम है, तो उसके पेन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाएगा। एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए, अल्जाइमर के डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन मेटा पिनोमरस करके ये वायरस है। ये चाइना में एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। रेस्पिरेटरी वायरस है, माइल्ड सा इन्फेक्शन होता है, कॉमन कोल्ड की तरह लगेगा। 2001 में डिस्कवर करा गया था एंड इट बिलोंग्स टू न्यूमोमॉर्बिडे फैमिली अलॉन्ग विद रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, व्यक्ति से व्यक्ति पर या सर्फेस टू पर्सन पे ऐसा करके ये निकल कर आता है। उसके बाद यहाँ ये कह रहा है इसमें ना कफ होगा, नेसल कंजेशन होएगा, ब्रीथ क्या कम हो जाएगा, शॉर्टनेस होगी। तो करंटली कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी तो है नहीं HMPV को ट्रीट करने के लिए, और कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो ध्यान रखना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी इस समय, क्योंकि कफ फीवर ये ना एकदम लगेगा आपको कोल्ड जैसा सा है, लेकिन इट्स नॉट अ कॉमन कोल्ड। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम नोरो वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रिपोर्ट किया कि भाई नोरो वायरस का केस बहुत बढ़ रहा है। क्या होता है, स्टमक फ्लू है। इसमें ना गैस्ट्रोएंटराइटिस का प्रॉब्लम आता है, यानी नोजी है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, वो प्रॉब्लम है। नोरो वायरस क्या है, रिलेटिवली ये ना इन्वायरमेंट से रेजिस्टेंट है, एज दे कैन सर्वाइव फ्रीजिंग एज वेल एज हाई टेम्परेचर में भी हो जाएंगे। और ना ये ट्रांसमिट पता है कैसे होते हैं, जैसे मान लो कोई फेशियल और ओरल रूट से। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे भी होता है ये। या कोई आपने ना आप ना इसीलिए वॉशरूम्स को बहुत क्लीन समझते हो, क्लीन वॉशरूम्स में जाओ, कंजम्पशन ना अच्छी चीज़ों को खाओ और पियो। ठीक है, कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं होती है नोरो वायरस की। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे CAR T सेल थेरेपी। तो CDS को में यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये अप्रूव करा सेकेंड लिविंग ड्रग्स। ठीक है, ट्यूमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स T सेल थेरेपी है ताकि ब्लड कैंसर क्या हो जाए, ट्रीट हो जाए। तो लिविंग ड्रग एक थेरेपी है जिसमें ना पेशेंट के सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, फिर पेशेंट की बॉडी में री इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो CAR T सेल थेरेपी जो है बेसिकली इनोवेटिव फॉर्म है इम्यूनोथेरेपी का, जहाँ पर पेशेंट का T सेल लेकर उसको इंजीनियर करा जाता है, टारगेट किया जाता है और कैंसर सेल को अटैक कर दिया जाता है। तो T सेल बहुत स्पेशल सेल है, मतलब समझो एक तरह का वाइट सेल का टाइप है, जिसमें प्राइमरी फंक्शन ये होता है साइटोटॉक्सिक यानी किल करना अदर सेल्स को। तो T सेल्स आर टेकन फ्रॉम पेशेंट के ब्लड से लिया जाता है, चेंज इन द लैब बाय एडिंग इसमें जीन वगैरह कुछ डालकर, उसी को CAR कहते हैं। प्रोटीन्स हैं, असिस्ट करते हैं T सेल्स को ताकि वो रिकॉग्नाइज कर पाएँ कोई कैंसर सेल वगैरह को। CAR T सेल्स आर देन गिवन बैक टू द पेशेंट को दिया जाता है ताकि कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बॉडी मास इंडेक्स की बात करेंगे आज। एंडोक्रोनोलॉजिस्ट जो होते हैं फ्रॉम द डायबिटीज़ फाउंडेशन इंडिया, इन्होंने अपडेट करा है कि भारत का ओबेसिटी यानी मोटापे पे गाइडलाइन आई है, 15 साल के बाद आई है। इन्होंने बोला कि अब ना हम ओवरवेट नाम की चीज़ को हटा रहे हैं। अभी हम लोग ओबेसिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। तो 2009 की गाइडलाइंस में BMI क्राइटेरिया तक होता था, अभी थोड़ा चेंज हुआ है। BMI क्या होता था बॉडी मास इंडेक्स में, इसमें स्टैटिस्टिकल इंडेक्स होता था, पर्सन का हेल्थ वेट वगैरह देख लिया जाता था, पर्सन्स का वेट डिवाइडेड बाय देयर हाइट, उससे BMI निकलता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि लीन बॉडी मास फैट मास में डिफरेंस समझ नहीं आता था। अब जेंडर के बेसिस पे फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, तो डज नॉट मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट के बारे में भी नहीं बताता है। तो ये प्रॉब्लम से हटाने के लिए बॉडी मास इंडेक्स को भी इस तरह से चेंज किया गया, गाइडलाइन चेंज की गई हैं। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप के बारे में। तो WHO है या आपका JRDP है, इसने जॉइंटली रिलीज़ करा एक रिपोर्ट ऑन पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इंटरवेंशन को, ताकि एंटीबायोटिक शॉर्टेजेस को एड्रेस किया जा सके लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक NGO है ये, और ये 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी WHO द्वारा और ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज़ इनिशिएटिव द्वारा। लीगली इसको फॉर्म करा गया है स्विस फाउंडेशन 2018 में। कोई भी डिलीवर करना हो WHO का ग्लोबल एक्शन प्लान, उसके लिए है। वर्क एज विद पब्लिक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स के थ्रू है।
तो उसको एंटीबायोटिक्स फॉर फ्यूचर जनरेशन्स को प्रिजर्व करने के लिए, फिर स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए कि डेवलप करना, कैसे फोकस करना, तो उस पर काम हो रहा है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम ना बात करेंगे न्यूरोमॉर्फिक डिजीज़ के बारे में। न्यूरोमॉर्फिक डिजीज़ क्या है, इंडियन साइंटिस्ट लेकर आए हैं। ये एक डिवाइस है जो हमें बताएगा कि ह्यूमन बॉडी कैसे सेंस करती है, फिर उसको पेन को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो स्पेशल सेंसर्स यूज़ किए जा रहे हैं इसमें, नोकी रिसेप्टर्स को, जिससे पेन पता चलेगा, हार्मफुल सिचुएशन पता चलेगी। और ये बहुत अच्छा है, वेरिएबल टेक्स्ट स्मार्टर है, इससे आपका ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है टिटेनियम। तो रिसेंटली इंडियन फर्म ना बिकम इंडिया की पहली फर्स्ट आपकी ये ना प्राइवेट कंपनी बनने जा रही है टू कमीशन अ वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग फर्नेस, ताकि एरोस्पेस ग्रेड टिटेनियम अलॉय जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके। अब न्यूमरस अलॉय में ये यूज़ होता है, स्टेनलेस स्टील है, निकल बेस्ड है, टिटेनियम बेस्ड अलॉय है, उसमें यूज़ किया जा सके। तो टिटेनियम बेसिकली है क्या, बहुत हार्ड शाइनी स्ट्रॉन्ग मेटल है, और ये ना 2 चीफ मिनरल्स ऑफ टिटेनियम से निकल कर आया। लाइट वेट है, लो डेंसिटी है, कोरोजन रेजिस्टेंस वाला है। तो मेडिकल इम्प्लांट्स की वजह से क्या होता है, पावर प्लांट, कंडेंसर है, एयरक्राफ्ट, हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। लास्ट हमारा जो रह जाता है शॉर्ट, वो है पिंक फायर रिटर्डेंट किसे कहते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, लॉस एंजलिस ने ना अथॉरिटीज़ में बोला कि हम ना पिंक फायर रिटर्डेंट रिलेटेड इस तरीके से ना हम जो भी वाइल्ड फायर हो रही है उसको रोकेंगे। फायर रिटार्डेंट एक ना इसमें क्या होता है, केमिकल्स का मिक्स होता है, ताकि हम ख़त्म कर दें या ना फायर्स के स्प्रेड होने को एकदम स्लो डाउन कर दें। इसको मैन्युफैक्चर किया है पेरीमीटर सॉल्यूशंस कंपनी ने। ये मोस्ट यूज फायर रिटार्डेंट है वर्ल्ड का। पॉशेक इसको बोलते हैं हमारे, ठीक है। मोस्टली इसमें अमोनियम फॉस्फेट बेस्ड स्लरी होती है। टिपिकली आप समझो कि ना ये सॉल्ट से बनी है, जैसे अमोनियम पॉलीफॉस्फेट है, जिसमें एवेपोरेशन आसानी से नहीं होता है। और ये पिंक है क्योंकि ये विजिबल है बाय फायर फाइटर्स। तो स्प्रेइंग फायर रिटर्डेंट में इसमें प्लेन बहुत इनफेक्टिव है, एक्सपेंसिव है, ग्रोइंग सोर्स ऑफ पोल्यूशन है फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो इस तरह से ना इसको लेकर आया गया है। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर हमारा आज का साइंस एंड टेक का पोर्शन। इमीडिएटली कम टू द आपके MCQs वाला पार्ट, जिसमें हम ना MCQ सॉल्व करते हैं। इसकी जो फाइल है, MCQs का जो डॉक्यूमेंट है, मैं सेंड कर दूंगी। लेकिन आप पहले अपने आप को भी चेक करना हाउ मच यू आर एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस, ठीक है। जो हमने पढ़ा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कल और आज की क्लास में, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप क्वेश्चंस को ध्यान में देखते जाइए और करते जाइए कि कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है, और क्या क्या पूछा गया है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।